हेलो गाइस, दिस इज विजय चौधरी। वेलकम टू माय चैनल न्यूमेरिकल की पाठशाला। तो क्लास 11 की फिजिक्स में लास्ट लेक्चर आपने जो देखा, मोशन इन 1D का जो फर्स्ट लेक्चर था, उसके बाद मोशन इन 1D के ही दूसरे लेक्चर की तरफ आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें लास्ट में मैंने आपको एवरेज वेलोसिटी का एक केस बताया था कि एवरेज वेलोसिटी में अगर इक्वल डिस्टेंस हो तो हम किस तरह से एवरेज वेलोसिटी फाइंड करेंगे। अगर इक्वल डिस्टेंस मतलब एक टोटल डिस्टेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया था हमने, और उस दो पार्ट को डिवाइड करने पर दोनों में अलग अलग स्पीड थी, क्योंकि दोनों डिस्टेंस को सेम डिस्टेंस को अलग अलग टाइम में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था। तो अब जो हमारा केस है उस लेक्चर के बाद, अगर ये सेकंड केस से स्टार्ट हो रहा है, तो जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा है वो लोग प्लीज न्यूमेरिकल की पाठशाला पे जा करके मोशन इन 1D लेक्चर 1 टाइप करें और उसमें आपको पहला लेक्चर मिल जाएगा। तो इसके बाद लेक्चर 2 जो स्टार्ट हो रहा है मोशन इन 1D का, सेकंड केस स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट केस में मैंने बताया है। अब देखिए केस सेकंड है व्हेन डिस्टेंस इज अनइक्वल एंड टाइम इज सेम। अगर हमारा डिस्टेंस अनइक्वल है और टाइम इक्वल है या सेम की बात कर रहा है, मतलब एक ऑब्जेक्ट के समझो एक ऑब्जेक्ट ए से चलना स्टार्ट कर रहा है, उसी तरह से जैसे फील करते हुए पढ़ना है। मींस और एक ऑब्जेक्ट ए से चलना स्टार्ट किया और उसको जाना है बी, उसको जाना है बी। ए से निकलते ही बी पर पहुंचते ही, मतलब ए से चलना है और बी जाना है। मींस ए से ए मान लो कि एक पॉइंट है एक्स, ए से एक्स की जो डिस्टेंस है उसको हमने d1 कंसीडर किया, और एक्स से बी की जो डिस्टेंस है वो d2 कंसीडर किया। फील करो कि एक 100 मीटर की डिस्टेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, 30 और 70 में। तो 30 में जो स्पीड है और लेकिन 30 मीटर जाने में, मींस d1 डिस्टेंस जाने में जो टाइम लग रहा है, मान लो टोटल टाइम जो आपको इस पूरी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में लगा, टोटल टाइम जो लग रहा है वो t लग रहा है। अब दो पार्ट में डिवाइड हुआ है वही डिस्टेंस, तो a से x जाने में मान लो कि आपको टाइम लग गया t/2। टोटल टाइम का हाफ टाइम इस पार्ट में लगा और टोटल टाइम का हाफ टाइम इसमें, मतलब इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, दोनों में हमने टाइम को इक्वल किया। मतलब ऐसे फील करो कि 100 मीटर की डिस्टेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर दो और 30 मीटर में आपको 5 मान लो कि 5 मिनट लगा, और फिर अगले 70 मीटर में भी 5 मिनट लगा। तो सोचो 5-5 मिनट टाइम इक्वल हो गया दोनों में। इसका मतलब अगर सोचो 30 मीटर जाने में 5 मिनट लगा और 70 मीटर जाने में 5 मिनट लग रहा है, तो 30 मीटर में जो स्पीड रही होगी और 70 मीटर में जो स्पीड रही होगी वो अलग अलग रही होगी ऑब्वियसली। अच्छा, तो यहाँ पर जो स्पीड है हमारी, जो d1 डिस्टेंस कवर करने में लग रहा है, उसकी स्पीड को हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो स्पीड आई थी इसकी v1, और यहाँ पर जो इसकी स्पीड थी वो थी v2। तो इसमें ये v1 स्पीड से गया x तक और x के बाद ये v2 स्पीड से गया। तो हमारी एवरेज स्पीड क्या रही? अब देखो, सबसे पहले अगर फाइंड करें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना d1, टाइम कितना t/2। तो d1 इज इक्वल टू इंप्लाइज दैट डिस्टेंस कितनी चला है, यहां से आ जाएगा d1 इज इक्वल टू v1 इंटू t/2। सिमिलरली यहां की वेलोसिटी, स्पीड इन ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम x टू b, तो v2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, d2 डिवाइड बाई टाइम तो सेम है t/2, इंप्लाइज दैट d2 इज इक्वल टू v2 इंटू t/2 होगा। अब सोचो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है वो कितना है। ऐसा क्यों करते हैं, टोटल डिस्टेंस क्यों निकालते हैं, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है कि एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू, टोटल डिस्टेंस d इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, d1 प्लस d2 लिख सकते हैं। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम अगर कर दिया जाए, टोटल डिस्टेंस, अच्छा देखो एक चीज और, एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा। तो यहां से टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इनटू टाइम लिख सकते हैं, टोटल टाइम लिख सकते हैं। तो d की जगह हम लिखेंगे एवरेज स्पीड इनटू टाइम। समझना ध्यान से, इज इक्वल टू d1 को
v1 इंटू टी बाई टू प्लस v2 इंटू टी बाई टू। तो t देखो सब में कॉमन आ रहा है, तो v एवरेज इंटू टी इज इक्वल टू, टी कॉमन ले लो, ये हो गया v1 बाई टू प्लस v2 बाई टू, टी से टी कैंसिल कर दो, v एवरेज इज इक्वल टू आ गई वैल्यू, एवरेज स्पीड हमारी आ गई v1 प्लस v2 बाई टू, एलसीएम तो 2 ही हो जाएगा, ऊपर लिख दो आप v1 प्लस v2। तो ये जो फार्मूला आप यूज करेंगे एवरेज स्पीड का ये फार्मूला कब यूज होगा, जब एक डिस्टेंस को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया लेकिन दोनों पार्ट में टाइम सेम लग रहा है, टाइम सेम लग रहा है, उसके बिहाफ पर ये फार्मूला आप सीधे अप्लाई कर सकते हो। तो इसी पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल लेते हैं ताकि ये फार्मूला आपका क्लियर हो जाए। नोट कर लो आप इसको। चलो एक बार फिर से चलिए हमारे सामने एक क्वेश्चन है, इफ ए कार मूव्स 150 मीटर डिस्टेंस इन 5 मिनट विथ द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड and 200 meter in 5 minutes with a speed of 120 meter per second, then find the average speed। अब सोचो यार कि आपने 5 मिनट में 150 मीटर की डिस्टेंस कवर की और आपकी स्पीड थी 100 मीटर पर सेकेंड, और फिर 5 मिनट में ही 200 मीटर की डिस्टेंस कवर की, आपकी स्पीड हो गई है 120 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस अलग अलग है, टाइम सेम लग रहा है, स्पीड अलग है, तो कुछ नहीं करना है, आपको ये दिखाई दिया ना कि टाइम सेम है, तो ये डिस्टेंस का टाइम का कोई यूज नहीं है, सीधा सीधा एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए ये फार्मूला, v1 कितना दिया है, v1 मान कितना है 100 मीटर पर सेकेंड, v2 कितना दिया है 120 मीटर पर सेकेंड, तो एवरेज वेलोसिटी सीधे फाइंड करेंगे आप, v1 प्लस v2 बाई 2 से कितना हो जाएगा 100 प्लस 120 बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 220 बाई 2 इज इक्वल टू 110 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर। तो ये सिंपल तरीका होगा, बस आपको केस समझना होगा कि क्वेश्चन में जो केस है, जो कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई किया जा रहा है वो है क्या, ठीक है ना। आइए इस क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन से आइडिया लग जाता है कि हाँ जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा वो किस तरह से अप्लाई किया जाएगा। आइए एक छोटा सा रिलेशन है जो जानना जरूरी होता है, आई थिंक आपको पता होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि रिलेशन बिटवीन किलोमीटर पर आवर्स एंड मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड में क्या रिलेशन होता है, आई थिंक आपको पता होगा कि 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है भाई, पता है तो अच्छी बात है, लेकिन जान लो कैसे होता है। तो 1 किलोमीटर पर आवर्स इज इक्वल टू 1 किलोमीटर डिवाइड बाई 1 आवर्स लिखा जा सकता है। 1 किलोमीटर मीन्स मीटर में चेंज करना है, 1 किलोमीटर 1000 मीटर होगा, 1 आवर्स का मतलब हो जाएगा 3600 सेकेंड। 0 2 कैंसिल करो, 10/36 तो 2 5 जा एंड 2 18 जा, ऊपर बचा 5 नीचे बचा 18 और यहाँ बचा मीटर, ये हुआ सेकेंड। मींस 1 किलोमीटर पर आवर्स अगर कहीं लिखा है तो उसकी जगह सीधे आप क्या लिख सकते हैं 5/18। लेकिन अगर यही 1 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो उल्टा कर दो, तो 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18/5 किलोमीटर पर आवर। ये रिलेशन इसलिए बता दिया क्योंकि ये न्यूमेरिकल में आपको काम आने वाला है, तो इस रिलेशन का यूज हम करेंगे। जैसे मान लो 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने की बात कर दिया, समझ लो, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो 36 इंटू 1 लिख सकते हो, किलोमीटर पर आवर की जगह सीधा सीधा कितना 5/18
मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, कैंसिल कर दो 18 टू जा तो 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ऐसे मान लो कि 90 किलोमीटर पर आवर है, 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो 90 इंटू 5/18 कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 25 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर जो स्पीड का फोर्थ टाइप है, स्पीड का टाइप 4 इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, इसकी डिफिनेशन देखें आप, इसका डिफिनेशन आप लिख लें, समझ लें, इसको आप लिख लेंगे। इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग विद टाइम, अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड, किसी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, देन इट्स स्पीड एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब आप अगर मान लो एक किलोमीटर की डिस्टेंस जा रहे हो और हर 10 मीटर पर अपनी स्पीड को चेंज कर दे रहे हो, हर 1 मीटर पे चेंज कर दे रहे हो, 3 मीटर पे चेंज कर दे रहे हो, 20 मीटर पे चेंज कर दे रहे हो, तो अगर आप किसी भी डिस्टेंस पर अपनी स्पीड को कम ज्यादा कर रहे हो, तो इस तरह से मान लो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस आई, इनफाइनाइट तरह की स्पीड आपने जनरेट कर दी। तो इस तरह की स्पीड को फाइंड करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, तो एक स्पीड जो है बहुत ही कम स्पीड है, मतलब कम टाइम के लिए स्पीड है। जैसे मान लो कि अगर आप 1 किलोमीटर जा रहे हो और आपने 1 मीटर पर अपनी स्पीड को चेंज किया, हर 1 मीटर पे या हर 2 मीटर पे या 0.5 हाफ मीटर पे चेंज कर दिया, तो सोचो उसमें जो स्पीड रही, 1 मीटर में जो स्पीड रही, या फिर 2 मीटर में जो स्पीड रही, फिर जो 10 मीटर में जो स्पीड रही, हर स्पीड कम टाइम के लिए आएगी, बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए आएगी। तो जो स्पीड बहुत ही स्मॉल टाइम, बहुत स्मॉल डिस्टेंस और स्मॉल टाइम पर होती है उसको इंस्टेंटेनियस बोला जाता है। तो यहां पर वो इसका मतलब यही है, इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग विद टाइम, देन इट्स स्पीड एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इस इंस्टेंटेनियस स्पीड को VINS इज इक्वल टू हमने लिखा DS डिवाइड बाई DT। DS यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, DS इस पूरे को DS क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंस्टेंट या स्मॉल डिस्टेंस, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, और DT क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल टाइम। मतलब स्मॉल डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल टाइम, मतलब बहुत ही कम डिस्टेंस में और कम टाइम में जो स्पीड हमारी हो रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोल रहे हैं। अब ये जो 4 टाइप आपने पढ़ लिए, क्या क्या पढ़ा है आपने, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। ऐसे ही वेलोसिटी के 4 पार्ट आपको पढ़ने हैं। तो वो जो वेलोसिटी के 4 पार्ट पढ़ने हैं देखिए, तो लेक्चर फर्स्ट जरूर आप देखें, उसके बाद ये सारे लेक्चर्स आपको आसान लगेंगे। देखिए वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी, स्पीड क्या था, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी क्या था, वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। सिंपल। या ये भी बोला जाता है, इसकी एक डिफिनेशन और होती है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन वन डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन वन डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ही तो हो जाएगा। तो लिखने का तरीका बुक में अलग अलग हो जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, सिंपल सा। अच्छा, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, फार्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कहीं कहीं यही अगर सिंगल डायरेक्शन में डिस्टेंस लिखा हुआ है, मान लो आप मूव करके जा रहे हो, बोल दिया कि ईस्ट डायरेक्शन में एक बंदा मूव करके गया 100 मीटर। अगर 100 मीटर गया तो डिस्टेंस लिखा हुआ तो डिस्प्लेसमेंट भी तो वही है। तो
तो थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज कर रहा है न्यूमेरिकल में, कहीं कहीं डिस्टेंस एज ए डिस्प्लेसमेंट भी कंसीडर किया जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। आइए तो इसके टाइप्स की बात कर लो। डिस्प्लेसमेंट कैपिटल डी लिख सकते हो, अपॉन टाइम लिख सकते हो, अपना सिंबल है, कोई दिक्कत नहीं, कोई सिंबल भी कंसीडर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें, थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि वेलोसिटी स्पीड के बिहाफ पर ही इसको कैटेगराइज किया गया है। इसकी डेफिनेशन आप खुद लिख सकते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा? इक्वल डिस्प्लेसमेंट, सिंपल, इक्वल डिस्प्लेसमेंट विथ इक्वल टाइम। आई थिंक इससे आइडिया लग जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम में मूव करता है, ट्रेवल करता है, तो उसको आप क्या बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है। अच्छा, दूसरा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सीलरेशन जीरो होगा, ये हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कहीं कहीं इसी को वेरिएबल वेलोसिटी भी बोला जाएगा। वेलोसिटी ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू स्पीड, ठीक है। वेलोसिटी वर्ड आपको ज्यादा मिलने वाला है, स्पीड बहुत कम मिलने वाला है। तो न्यूमेरिकली दोनों में चेंज बहुत ही कम है। आइए बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म को ही क्या बोलते हैं? वेरिएबल वेलोसिटी बोलते हैं। मतलब यह भी वही तीन तरीके से, इक्वल डिस्प्लेसमेंट विथ अनइक्वल टाइम इंटरवल, या और अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट प्लस इक्वल टाइम इंटरवल, या अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट प्लस अनइक्वल टाइम इंटरवल। तो ये तीन तरीके से वेरिएबल वेलोसिटी को डिफाइन किया जा सकता है। तो इसकी डिफिनेशन आप कैसे लिखेंगे? मान लो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डिफिनेशन आप लिखना चाहें, ऐसे कॉन्सेप्चुअली ना लिखना चाहें, तो क्या लिखेंगे? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इक्वल डिस्टेंस विथ इक्वल टाइम इंटरवल इज नोन एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ऐसे इसी को वेरिएबल वेलोसिटी को भी लिख सकते हो। तीसरा जो है वो है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी में भी सेम वही केस होगा, लेकिन फार्मूला इसका क्या होगा? टोटल एवरेज वेलोसिटी का भी सही टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। इसके लिए भी आप वही यूज करेंगे, वही कॉन्सेप्ट। दो केस का वेलोसिटी के लिए भी एवरेज वेलोसिटी जब इक्वल डिस्प्लेसमेंट होगा और अनइक्वल टाइम होगा। आइए, जो दोनों केस उसमें पढ़े थे आपने, वो दोनों केस यहां भी अप्लाई होते हैं। तो अप्लाई होते हैं, वो फार्मूला मैंने आपको बताया। केस फर्स्ट क्या बनेगा, कैसे बनेगा, देखिए। एवरेज वेलोसिटी का केस फर्स्ट क्या बनेगा? इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डिस्टेंस की जगह, फार्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा, अनइक्वल टाइम। सेम फार्मूला बनेगा एवरेज वेलोसिटी का जो आपने पढ़ा था 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। लेक्चर फर्स्ट में इसका डेरिवेशन करा चुका हूं, सेम वैसे डेरिवेशन होगा। जो सेकेंड केस बनेगा एवरेज वेलोसिटी का, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, बस डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट प्लस इक्वल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी यहां से आपकी क्या हो जाएगी? v1 प्लस v2 बाई 2। इसका डेरिवेशन अभी आपने देखा कैसे। तो ये तरीका था एवरेज वेलोसिटी का। इसीलिए मैंने बोला अगर आपको एवरेज स्पीड पूरा समझ में आ गया तो एवरेज वेलोसिटी बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है।
कोई डाउट इसमें नहीं होता है, बहुत आसानी से आ जाता है। आइए तो लास्ट आपने फोर्थ पॉइंट क्या पढ़ा था? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा? सेम वही चीजें सारी होंगी, लेकिन डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट विथ स्मॉल टाइम इंटरवल। तो इसमें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा स्मॉल टाइम इंटरवल के साथ। ठीक, इसका मतलब यहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ds डिवाइड बाई dt, फार्मूला मैंने बोला सेम आएगा। तो ये तरीका होगा आपका वेलोसिटी को डिफाइन करने का और इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को करने का। आइए थ्योरेटिकल पार्ट अभी एक और छोटा सा बचा, उसको भी हम बात कर लेते हैं, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। एक्सीलरेशन का मतलब एक्सीलेटर है ना। तो देखो एक्सीलरेशन का मतलब एक्सीलेटर कैसे। अब सोचो, अगर आप अपने एक्सीलेटर को इंक्रीज करते हो तो स्पीड बढ़ जाती है, वेलोसिटी बढ़ जाती है। अब स्पीड की बात हम नहीं करेंगे, जहां भी एक्सीलरेशन आएगा उस वहां पर वेलोसिटी की बात करेंगे। तो देखिए एक्सीलरेशन का मतलब मैंने बताया, एक्सीलेटर कैसे, एक्सीलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। डेफिनेशन इसकी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। सिंबल स्मॉल ए। रेट का मतलब फिजिक्स में क्या होता है? टाइम। रेट का मतलब टाइम। चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में चेंज। मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और कुछ टाइम के बाद जब ये यहां पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी v है। तो वेलोसिटी में चेंज का मतलब, जैसे मान लो न्यूमेरिकली मान लो कि आप 10 मीटर पर सेकंड से जा रहे थे और कुछ टाइम के बाद आपकी स्पीड हो गई 15 मीटर पर सेकंड भाई, तो कितना चेंज आया? 5 का। कैसे निकाला? 15 माइनस 10 करके। ऐसे ही चेंज इन वेलोसिटी v माइनस u लिखी जाती है। चेंज क्यों, क्या कैसे लिखी जाएगी? चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी? फाइनल माइनस इनिशियल v माइनस u डिवाइड बाई रेट मतलब टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। इसी फार्मूले से देखो, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी डिराइव हो जाता है अल्टरनेटिव तरीके से, सिंपल। लेकिन हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो पढ़ने वाले हैं थोड़ा अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं, कैलकुलस मेथड से पढ़ने वाले हैं। तो एक्सीलरेशन का जो डेफिनेशन हुआ उसका फार्मूला हुआ इस तरह से। इसकी यूनिट भी आप सभी को पता है, एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय सेकेंड मींस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका डायमेंशन भी आपको पता है, डायमेंशन मीटर के लिए L, सेकेंड स्क्वायर T-2 हो जाएगा। तो इस तरह से एक्सीलरेशन के बाद हम स्टार्ट करते हैं, क्या स्टार्ट करते हैं? रिटार्डेशन भी जान लो। जैसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट मूव करते हुए जा रहा है, रिटार्डेशन। इसी पे रिटार्डेशन का मतलब रिटार्डेशन एक्सीलरेशन मतलब एक्सीलरेशन ये होता है जब हम स्पीड को, वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं, एक्सीलेटर बढ़ाते हैं तो वेलोसिटी बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन उसको जब कम करते हैं तब क्या होता है? तो जैसे मान लो आप 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हो, आपने एक्सीलेटर कम किया 20 हो गया, तो फाइनल 20 और इनिशियल कितना था? 40 था। तो चेंज कैसा आएगा? निगेटिव आएगा। मतलब
आप 40 से जा रहे थे और कुछ टाइम के बाद 20 हुआ, तो चेंज क्या, चेंज तो ऐसे निकालना, फाइनल माइनस इनिशियल ही करना है, इसमें से इसको माइनस नहीं करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, 20 माइनस 40 तो कितना आएगा, -20। तो जब एक्सीलरेशन नेगेटिव हो जाता है ना, तो उसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं। जब वेलोसिटी डिक्रीज करने लगती है, व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेज, उसको क्या बोलते हैं, व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेज रिटार्डेशन अकर्ड, और भी कुछ पॉइंट्स हैं, नोट्स करके आप लिख सकते हो, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे इसमें एक्सीलरेशन, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में कॉन्सेप्चुअली आपको अप्लाई करना होता है। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट या आप, जैसे मान लो आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, मैंने देखा आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे थे, और उसके बाद आपको 500 मीटर के बाद किसी और ने देखा, उसने भी देखा आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे थे, तो आपकी स्पीड में चेंज क्या है, आपकी वेलोसिटी में चेंज क्या है, 0। तो चेंज इन वेलोसिटी अगर 0 हो गई तो एक्सीलरेशन 0, वेलोसिटी 0 नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी 0 हो जाए तो एक्सीलरेशन 0 हो जाता है। मतलब नोट में हम लिख सकते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म velocity, then its acceleration is 0। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई जगह न्यूमेरिकल में ऐसे लिखा होगा कि एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो आपको सीधे सीधे लिख देना है, अरे भैया अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसका एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा, तो एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। कैसे 0 हो जाएगा, प्रैक्टिकली समझो। जैसे मान लो आप जा रहे हो स्कूटी लेके, और आपके आगे भी कोई जा रहा है स्कूटी लेके, नहीं कोई नहीं, यहाँ पर स्कूटी से आप जा रहे हो, आपकी स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर देखा मान लो x ने आपको, और यहाँ पर देखा y ने आपको, आपकी स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड ही थी, तो आपकी स्पीड में चेंज कुछ आया, मतलब इनिशियल स्पीड u और फाइनल स्पीड v दोनों 40 हैं, तो v माइनस यू इज इक्वल टू 40 माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर 0 हो गई तो एक्सीलरेशन 0 बाई कोई भी टाइम लगे, कितना भी टाइम लग जाए, मान लो कितना भी टाइम लगा, 10 मीटर या 10 मिनट या कुछ भी, तो एक्सीलरेशन 0 हो जाता है। वेलोसिटी 0 नहीं है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, 40 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी 0 नहीं लिख देना, चेंज इन वेलोसिटी को 0 लिखेंगे। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना है। चलिए, अब आपने जो मैथमेटिकल टूल्स पढ़ा था उसको अप्लाई करने की बारी आ गई। आपके मैथमेटिकल टूल्स को अप्लाई यहां पे करना है, तो आइए अप्लाई करते हैं। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को दिमाग में आपके फार्मूले वो रहने चाहिए, मैं याद भी दिलाऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड से हम इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने चल रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, इस मेथड से आपने कभी डिराइव नहीं किया है, आपको फार्मूला पता है। तो सबसे पहला इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at, इसी को डिराइव करना है।
इसको डिराइव करना है, किस मेथड से डिराइव करना है? कैलकुलस मेथड से डिराइव करना है। तो कैलकुलस मेथड से डिराइव करने के लिए हम इंस्टेंटेनियस वाले पार्ट को दिमाग में रखते हैं। हमें डिराइव क्या करना है? देखिए मोशन में जो पैरामीटर्स मैंने बताए थे, फाइनल स्पीड, इनिशियल स्पीड, एक्सीलरेशन, टाइम और एस जो आएगा एस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, दोनों का सिंबल आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी को हमें डिराइव करना है। अब सोचिए एक्सीलरेशन की अगर हम बात करें, एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन अगर लिखें तो a इज इक्वल टू dv बाई dt लिख सकते हैं। ध्यान से समझना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ। तो इसको डिराइव करने के लिए स्टार्ट ऐसे करेंगे कि एज वी नो दैट rate of change of velocity, as we know that rate of change of velocity dv by dt, rate of change of velocity is called acceleration। अब सोचो यहां पर dv इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? a इंटू डी टी लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया और कुछ नहीं होगा। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, जो मोशन में वेलोसिटी आती है वो कितने टाइप से? दो टाइप से, इनिशियल और फाइनल। इसका मतलब यहां पर जो हमारी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट मूव किया मान लो इनिशियली, उसकी वेलोसिटी u और फाइनली उसकी वेलोसिटी v, तो उसकी लिमिट क्या हो गई? वो कितना मूव कर सकता है? इनिशियल से फाइनल जा सकता है। तो इनिशियल से फाइनल जा सकता है, तो इसको क्या करना है? पूरी वैल्यू वेलोसिटी की या इस इक्वेशन तक जाने के लिए अब इसको इंटीग्रेट करना है। जब भी ये स्मॉल से मैक्सिमम पूरी वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। तो इंटीग्रेशन का जो पार्ट है, जो फार्मूला है, वो आपको याद रहना चाहिए। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dx याद दिला देता हूं, क्या होता है? x होता है, याद है? अगर इंटीग्रेशन ऑफ dy लिखा है तो क्या होगा? y। इंटीग्रेशन ऑफ dv लिखा है तो क्या होगा? v। तो इस फार्मूले का कॉन्सेप्ट, इंटीग्रेशन ऑफ dt लिखा है तो क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन t, सबको पता है, ठीक है ना? अब सोचो अगर इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने बताया था जहां इंटीग्रेशन आएगा वहां मैं एक्सप्लेन करूंगा। इंटीग्रेशन ऑफ v है, यहां पे x होता और यहां y होता, तो इंटीग्रेशन करने के बाद इसकी लिमिट भी रखी जाती। पहले v की जगह y लिखेंगे, फिर v की जगह x लिखेंगे। लेकिन अगर इसकी जगह x और y की जगह कोई और वैल्यू आ जाए, मान लो u और v आ जाए, तो v और u रहेगा, तो पहले v की जगह v ही आएगा, अपर लिमिट v की जगह v ही आएगा, और लोअर लिमिट क्या है? u आएगा, v माइनस u। चलो आइडिया लग रहा होगा। देखो कैसे, ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस कैलकुलेटर। देखिए इंटीग्रेट इट, इसको इंटीग्रेट करना है, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट इट। तो इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू a इंटीग्रेशन ऑफ dt। किसका इंटीग्रेशन होता है? जो स्मॉल है। a तो यहां पर कंप्लीटली लिखा, अगर dA लिखा होता तो इंटीग्रेट होता, लेकिन a एज ए कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा। जो चेंज जिसमें हो सकता है, उसी का इंटीग्रेशन या उसी का डेरिवेशन किया जाता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ v, तो वेलोसिटी जो है यहां पर इसकी इनिशियल और फाइनल है, इसका मतलब यहां लिमिट भी यूज होगा। तो यहां पर dv को लिमिट के साथ लिखोगे तो इसकी जो लोअर लिमिट है u, कहां से कहां तक? इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक वेलोसिटी चेंज होगी। और टाइम तो कुछ दिया नहीं है, टाइम मान लो इनिशियल में 0 था, वहां से t जा सकता है। लिखो तो ठीक, ना लिखो तो कोई बात नहीं, अप्लाई करना सिखा दे रहा हूं, कोई बुराई नहीं है। अब देखो dv, इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या हो जाएगा? v हो जाएगा, और लिमिट हमारी क्या है? लोअर और अपर। ध्यान से इज इक्वल, एक समझो, बाकी दोनों इक्वेशन ऐसे ही बहुत आसानी से हो जाएंगे। dv इज इक्वल टू a dt था, इसको इंटीग्रेट किया, जो चेंज है उसका इंटीग्रेशन होगा। अब यहाँ चेंज में इसकी लिमिट भी होती है, क्योंकि वेलोसिटी जो है इनिशियल से फाइनल हो सकती है। और देखो a कांस्टेंट है, उसको बाहर रखा, इंटीग्रेशन किसका क्या है? जो चेंज होगा dt का, तो इसमें भी
टाइम, जैसे मान लो कि हम बैठे हैं तो उस टाइम से अब फिर चलना स्टार्ट किया, तो जब चलना स्टार्ट किया उस टाइम तो 0 था ना, तो ये 0 ले सकते हैं, नहीं लोगे तब भी t ही आएगा। तो ये 0 से t तक टोटल टाइम जो लगा उसको लिख देंगे। अब यहाँ पर एक्सीलरेशन a तो रहेगा ही, इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, और t में 0 से t लिमिट। अब देखो लिमिट रखना आपको पता है, v की जगह पहले क्या आएगा, v माइनस लगाओगे, फिर v की जगह क्या लिखा जाएगा, लोअर लिमिट u इज इक्वल टू a। अब t की जगह क्या आएगा, पहले t आएगा, माइनस लगा के लोअर लिमिट 0, तो v माइनस u इज इक्वल टू t माइनस 0 t होगा तो a इंटू टी हो गया, तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ये डिराइव हो गया आपका कैलकुलस मेथड से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन था। तो ध्यान से अगर आप देखे होंगे तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये इसलिए इस तरह पढ़ाना जरूरी है, जानना जरूरी है, क्योंकि जो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे वो हम कैलकुलस मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो अब हम दूसरे इक्वेशन की बात करेंगे। तो देखिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन देखो, बहुत ही प्यारे बड़े तरीके से, आसान तरीके से, नॉर्मल तरीके से, फील वाले तरीके से। आपने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो पढ़ा है वो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही पढ़ा है ना। आइए इसको कैसे डिराइव करा जाएगा कैलकुलस मेथड से वो सीखते हैं। देखो पैरामीटर्स का भी दिमाग में आप बात दिमाग में रखना जरूरी है। इसमें देखो कौन सा पैरामीटर अब्सेंट है, कौन सा पैरामीटर अब्सेंट है भाई। पहले वाले में आप अगर देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें क्या नहीं है, s नहीं है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट अब्सेंट था, तो हमने डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई किया। इसमें डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है, एक्सीलरेशन है, टाइम है, फाइनल वेलोसिटी अब्सेंट है। तो फाइनल वेलोसिटी अब्सेंट है तो कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा, किस तरह से इसमें फार्मूला अप्लाई करें। तो देखो फिर इसको डिराइव करते समय, एज वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम ds बाई डी टी, इंस्टेंटेनियस में जो पढ़ा, ds बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ds क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, dt क्या है, स्मॉल टाइम, इज इक्वल टू वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया, सबको पता। अच्छा वेरी गुड। अब ds इज इक्वल टू v इंटू डी टी। अब आप सोचो क्या हमें इस इक्वेशन में v चाहिए, नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए तो हम v इज इक्वल टू कुछ पढ़ चुके हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिख सकते हैं ना। तो फर्स्ट इक्वेशन से v की जगह u प्लस ए टी लिखो, तो इंप्लाइज दैट ds इज इक्वल टू v की जगह क्या लिख सकते हैं, u प्लस ए टी इंटू डी टी। यहां तक समझ में आया। हमने क्या किया, v हमें इक्वेशन में चाहिए ही नहीं, उसको एलिमिनेट कर दिया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता तो v की जगह हमने u प्लस ए टी लिख दिया। चलिए अभी फिर इंप्लाइज दैट ds इज इक्वल टू, एक प्रॉपर तरीके से बना करके फिर इंटीग्रेट किया जाता है, u मल्टीप्लाई कर लो u डी टी प्लस ए टी डी टी, है ना। अब देखो अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, चेंज किस में आएगा, डिस्प्लेसमेंट में आएगा और टाइम में आएगा। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर स्टार्ट कर रहा है चलना, मान लो कि वो ये पूरी डिस्टेंस s डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन में, तो यहाँ से जब ये इस पर था तो कितनी डिस्टेंस था, 0 था, यहाँ गया तो कितना डिस्टेंस गया है, s पूरा, और यहाँ पे टाइम कितना था, 0, और यहाँ टाइम कितना लग जाएगा। तो लिमिट बता सकते हो, लोअर लिमिट कितनी, 0 किसकी, डिस्टेंस की, और टाइम की भी लोअर लिमिट 0, और डिस्टेंस की अपर लिमिट कहाँ तक जा रहा है, s तक जा रहा है, और टाइम की कितना टाइम ले रहा है, t टाइम ले रहा है। तो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं और लिमिट रखना भी सिखाता हूं मैं आपको। इंटीग्रेट इट, इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू u
u कांस्टेंट है क्योंकि du नहीं लिखा ना, तो dt प्लस a कांस्टेंट, t का इंटीग्रेशन होगा क्योंकि टाइम में चेंज हो रहा है। चलिए लिमिट लगा दें, 0 से s टाइम, 0 से t, 0 से t। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है। तो ds, इंटीग्रेशन ऑफ ds का क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। लिमिट लगा दो 0 से s इज इक्वल टू, मजा आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, फील आना चाहिए। जब तक पढ़ो मजे लेके पढ़ो। अब देखो u तो ऐसे ही रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होगा, t हो जाएगा। लिमिट 0 से t है, प्लस a कांस्टेंट है, याद आया कुछ, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, इस फार्मूले का यूज आ गया। क्योंकि t dt है तो t टू द पावर कितना 1, तो t टू द पावर 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t पर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ t dt यहाँ बता देता हूँ, तो कितना हो गया 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, मतलब t स्क्वायर बाई 2 हो गया, t स्क्वायर बाई 2 हो गया। अब याद आ रहा होगा आपको, इसीलिए मैथमेटिकल टूल्स पहले पढ़ाया जाता है। तो a और t ऊपर 1, तो इसका इंटीग्रेशन कितना, t स्क्वायर बाई 2। बहुत गर्मी है यार, ओ माय गॉड। अच्छा अब देखो लिमिट रखो s माइनस 0 इज इक्वल टू u, लिमिट रखो t माइनस अपर लिमिट t लोअर, प्लस 1/2 बाहर निकाल लो, 1/2 a, कितना बचा t स्क्वायर, लिमिट अभी रखते हैं, s माइनस 0 s हो गया इज इक्वल टू u, t माइनस 0 तो ut प्लस हाफ a t स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो s इज इक्वल टू भैया आपका आ गया ut प्लस हाफ a, t स्क्वायर माइनस 0 तो t स्क्वायर। ये डेरिवेशन हो गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन कैलकुलस मेथड से शानदार रहा, आप इसको नोट करेंगे। चलो एक इक्वेशन और बचा, उसकी भी बात करते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या एब्सेंट है, क्या कैसे करना है। देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहां पर टाइम नहीं है, यार टाइम नहीं है। अब टाइम नहीं है लेकिन जो भी चेंज आता है वो सब कैसे आता है, टाइम के रिस्पेक्ट में ही चेंज आता है। चाहे वो dv बाई डी टी इज इक्वल टू ए की बात करें हम, चाहे ds बाई डी टी इज इक्वल टू वी की बात करें, दोनों में। तो इसको किसी भी मेथड से देखो कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे डिराइव करेंगे। हमें पता है कि dv बाई डी टी इज इक्वल टू ए लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू ए। किसी को कोई डाउट नहीं हो रहा होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू ए। लेकिन हमें टाइम नहीं चाहिए। अगर टाइम नहीं चाहिए तो क्या करें, देखो क्या करेंगे, ds से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि s चाहिए, s है नहीं अभी, तो मल्टीप्लाई बाई ds इन बोथ साइड, दोनों साइड में ds का मल्टीप्लाई कर दें, तो dv डिवाइड बाई डी टी इंटू डी एस इज इक्वल टू a इंटू डी एस। दोनों साइड में ds का मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा बहुत बढ़िया। तो क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, देखो यहां से ds बाई डी टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। ds बाई डी टू को v लिख लिया इंटू dv
इज इक्वल टू ए इंटू डी एस। बहुत बढ़िया। टाइम एलिमिनेट हुआ, टाइम हमें चाहिए भी नहीं था, टाइम को हमने इस तरह से एलिमिनेट कर लिया। अब वी डी वी इज इक्वल टू ए डी एस। वेलोसिटी में भी चेंज है और यहाँ डिस्प्लेसमेंट में चेंज है। ए तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट इट। इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी इज इक्वल टू ए कांस्टेंट इंटू डी एस। वेलोसिटी फिर आया तो वेलोसिटी फिर वही बात, उसकी लिमिट क्या होगी, इनिशियल से फाइनल तक होगी। तो इनिशियल से फाइनल तक इसकी जो लिमिट होगी u से v तक v dv इज इक्वल टू a 0 से s ds। लिमिट लिख सकते हैं s में, नहीं भी लिख सकते हैं तब भी सेम आता है। तो यहां पर वेलोसिटी v dv, अब देखो फिर वही फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। जहां जो फार्मूला आ रहा है मैं बताता चल रहा हूं, x टू द पावर n dx का x टू द पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। तो यहां पे हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो v dv का है। सोचो पावर कितना 1, तो v पर 1+1 डिवाइड बाई 1+1 तो कितना आ जाएगा v²/2। अभी जैसे t²/2 आया था वैसे v²/2 आ जाएगा। आइए तो देखो लिमिट भी रखना पड़ेगा, पहले इसका इंटीग्रेशन करो v dv का, v²/2 इंटीग्रेशन हो गया। लिमिट अभी रखते हैं u और v, लिख लो एक बार। a ds का क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। लिमिट है हमारी 0 से s तक। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब देखो 1/2 बाहर निकाल लो, कांस्टेंट रहता है तो v² u से भी एक स्टेप और लिख रहे हैं, a यहां लिख लो, अपर लिमिट s, लोअर लिमिट 0। अब यहां पर 1/2 v की जगह पहले तो v आएगा, v² ही रहेगा, माइनस अब v की जगह u आएगा, स्क्वायर लगा दोगे वो तो रहेगा ही, इज इक्वल टू s - 0 10 आएगा as। अब 1/2 2 उधर अगर ले जाएं तो v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो v² इज इक्वल टू क्या आ गया, u² प्लस 2as। ये रहा आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। तो ये तीनों मेथड जो है काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं डेरिवेशन और न्यूमेरिकल पार्ट के लिए भी। अब हम एक प्यारा सा न्यूमेरिकल लेंगे और सीखेंगे कि कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन का, कैलकुलस का कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई किया जाता है। आप इसको नोट करते रहना और वीडियो देख के थोड़ा वीडियो लाइक भी कर दिया करो यार, मुझे अच्छा लगता रहेगा अगर आपको अच्छा लगता है तो। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि कभी कभी होता है मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ मान लो और आपको नहीं सेंड किया तो आपको नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि जैसे ही अपलोड होगा वो आपको पता चल जाएगा कि हाँ सर ने ये वीडियो अपलोड किया है। तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक भी करते रहें ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं। इफ डिस्प्लेसमेंट s is equal to 3t square plus 4t plus 5, then find velocity and acceleration। मैथमेटिकल टूल्स में भी मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको कराया था। अब इसी टाइप के क्वेश्चन इस इक्वेशन ऑफ मोशन पर आएंगे। तो देखिए एंड एक्सीलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। t इज इक्वल टू बहुत आसान सा क्वेश्चन लिया है, बस फार्मूले को आपको याद दिलाने के लिए, फार्मूला अप्लाई कैसे होगा वो बताने के लिए। तो हमें डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया है, डिस्प्लेसमेंट 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5
तो देखो यहाँ पर डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे या इंटीग्रेशन, ये आइडिया मैं आपको देने वाला हूँ अगले वीडियो में। लेकिन यहाँ पर देखो सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अगर कर दें, मतलब ds बाई dt कर दें, तो आपको डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी मिल जाएगा। इसका मतलब ये डिफरेंशिएट हो रहा है, d बाई dt टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 3t स्क्वायर का, याद करो, d बाई dx ऑफ x टू द पावर n x टू द पावर n-1 डिफरेंशिएशन यूज हो रहा है। तो इसका मतलब 3 कांस्टेंट है, t स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2t प्लस 4, t का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। याद है d बाई डी एक्स ऑफ x पावर 1 है, तो 1 इंटू एक्स टू द पावर 1-1, तो 1 इंटू एक्स टू द पावर 0, एक्स टू द पावर 0 की वैल्यू 1, तो 1 आता है। ठीक है, तो t का 1 और कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। ds बाई dt को वेलोसिटी लिख लेंगे, 3 2 6t प्लस 4। किस टाइम पर वेलोसिटी चाहिए? 2 सेकेंड पर वेलोसिटी चाहिए, तो v इज इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 4, तो v इज इक्वल टू 6 2 12 प्लस 4 16 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन फाइंड करना है, तो देखिए इस इक्वेशन को क्या करेंगे? फिर डिफरेंशिएट कर दें। क्यों? क्योंकि d है और इसको d बाई डी टी, इस इक्वेशन को अगर d बाई डी टी वी, dv बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, तो dv बाई डी टी इज इक्वल टू, अब सोचो 6 इंटू टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और ये कांस्टेंट है 0, तो dv बाई डी टी ए इज इक्वल टू 6 इंटू 1 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे तो इस टाइप से जो बहुत सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर बेस्ड बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं। बेसिक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी करेंगे। फिर ये ताकि आप इंटीग्रेशन कहाँ पे अप्लाई होगा, कैसे एक्सीलरेशन से हम वेलोसिटी या वेलोसिटी से फिर डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी से एक्सीलरेशन, हर तरह से घुमा के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। तब तक आप पढ़ते रहें, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।